हैं? टॉपलिंग चालू कराना है? अच्छा, डॉक्टर से इलाज कब कराना है? राधे राधे भाई। हैं? क्या होता है ना, जैसे कभी कभार ऐसा जो है ना, चीजें अपन भूल जाते हैं। फिर क्या है, मैं जोर से एक झन्नाटेदार लपड़ देता हूँ, फिर हाथों हाथ इंस्टेंटेनियसली याद आ जाता है, अच्छा टॉपलिंग सर वो तो हो गया था। हाथों हाथ याद आता है, मतलब बिल्कुल। तो किसी को ऐसी दिक्कत हो, परेशानी हो, जिसको अभी याद नहीं आ रहा हो, तो तुरंत अपन जो है ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं वापस आया या नहीं आया। कोई है ऐसा? अभी एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कंडक्ट करके देख लेते हैं अपन, कौन है ऐसा, बताइए। चलिए, अब शोर नहीं। आज मैंने बाकी सारे बैचेस में ग्रेविटेशन चालू कर दिया है, बातें नहीं, अपन भी अब चालू करना है अपने को। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ट्रक वाला, सॉल्व कर लिया? क्या आया टी की वैल्यू? टी की वैल्यू क्या आई? जी आर बाय बीटा एच। शाबाश। देखो ध्यान से, अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शोर नहीं। भाई देखो, जो है बिल्कुल आज शांति से पढ़ो। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज मेरा जितना मैं सोच के आया हूँ नहीं हुआ तो मैं क्लास एक्सटेंड करूंगा। तो बिल्कुल शांति से पढ़ते रहो, बिल्कुल शांति से पढ़ते रहो, अपने आप हो जाएगा। और चै चै पै पै करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो, तो देखो ध्यान से। ये एक ट्रक था, इस पे एक, अबे तो गिर जाएगा सिलेंडर। ट्रक को बड़ा करो। हैं? कुछ नहीं हुई थी, ऑनलाइन की पहले ही ऑफ हो गई थी। है? हाँ, तो 15 मिनट ही ली थी। ठीक है, बिल्कुल पूरी आई है, मैंने भी देखी है घर जाके क्लास। मैं रिवाइज कर रहा था घर जाके, भूल तो नहीं गया कहीं। देखो ध्यान से, ये सिलेंडर है, मास m है, रेडियस r है, हाइट h है, सरफेस रफ है, ट्रक चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया 2 बीटा टी। तो बेटा इस पे जब तुम चीटा बन के ट्रक पे बैठ जाओगे तो क्या सूडो लगेगा क्या? कितना लगेगा बोलो? m2 बीटा टी। अब बेटा, आपको क्या बताया था? नॉर्मल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या शिफ्ट होगा क्या? तो मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन एक्स से क्या हो गया? शिफ्ट। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्स से शिफ्ट हो गया। बोलो नीचे क्या लग रहा होगा? mg। बोलो आगे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। भाई ब्लॉक की टेंडेंसी पीछे जाने की, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। चलिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करूं तो बोलो n बराबर mg और फ्रिक्शन बराबर m टाइम्स 2 बीटा टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हुए। अच्छा, अगर अभी तक ब्लॉक टॉपल नहीं करा है तो बोलो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो टाउ नेट अबाउट पॉइंट ओ क्या होना चाहिए? 0। चलो ओ पॉइंट के अबाउट मुझे बताओ, क्या mg का टॉर्क आएगा? क्या सूडो का टॉर्क आएगा? सूडो का टॉर्क आएगा? सूडो का टॉर्क भी नहीं आएगा। क्या n का आएगा? क्या फ्रिक्शन का आएगा? तो टाउ ऑफ फ्रिक्शन प्लस टाउ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चे? 0। चलो फ्रिक्शन का टॉर्क बोलो ओ पॉइंट के अबाउट क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? क्या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? क्या फ्रिक्शन इंटू h/2? फ्रिक्शन इंटू h/2। देखिए फ्रिक्शन, तो ये दूरी कितनी? h/2। तो क्या लिख दूं? फ्रिक्शन इंटू h/2। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं। अच्छा, नॉर्मल का टॉर्क देख, क्या क्लॉकवाइज आएगा क्या? क्या -nx बराबर 0। तो यहां से nx आ गया फ्रिक्शन इंटू h/2। क्या n की वैल्यू हमें पता है क्या? बोलो कितनी? mgx। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है क्या? m टाइम्स 2 बीटा टी इंटू h/2। ध्यान से देखना, तो क्या m कैंसिल हो जाएगा? क्या 2 भी कैंसिल हो जाएगा? तो यहां से x निकल के आ गया बीटा h/g इंटू टी। सही लिखा है मैंने? ये आपका x निकल के आ गया। अब तुमसे मैंने क्या पूछा है? तुमसे मैंने पूछा है टाइम जब ब्लॉक क्या करता है? जस्ट टॉपल। तो एट द इंस्टेंट ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल शिफ्ट होते होते कहां तक पहुंच जाएगा? एज तक। और एज तक पहुंच जाएगा तो x कितना हो जाएगा? r। तो एट इंस्टेंट ऑफ
टॉपलिंग, बोलो भैया x किसके बराबर हो जाएगा, r। तो x कितना था अपना, बीटा एच टी बाय जी इज इक्वल्स टू r। तो t आ गया आर जी बाय बीटा एच। अरे बोलो भाई, हो गया था आप लोगों से। एक क्वेश्चन और दे दूं, होगा थोड़ी, हो जाएगा, उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ये हटा दूं डायग्राम है क्या, एक क्वेश्चन का क्विज, क्विज ले लूं, केबीसी खेलें अपन, हैं? कितने का, अबे कितने जीरो आते हैं 10 करोड़ में, पता है तुझे, है? चलिए, चलो खैर, 5 मिनट एक्स्ट्रा भाई, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, +5, ठीक है, ये 5 मिनट्स है, ठीक है, बाद में कहो सर सेकंड थे तो, ये हटा दूं बेटा, हो गया, डायग्राम हटा दूं, हैं? ये आज होगा ऐसा, ठीक है, अभी जो ही कर रहे हैं बाद में कहेंगे ओहो सही में हो गया। देखो ध्यान से, अब ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक है m मास का जिसकी साइड a है, हाँ माइनस होने का चांस है बिल्कुल, अगर तुम लोग, मुझे लगा कि ओ हो मतलब क्या डाल दिया तुम लोगों ने, तो हाथों हाथ माइनस होएगा, लेकिन उसके लिए ये चपड़ चपड़ करनी बंद करनी पड़ेगी और आंसर देने पड़ेंगे। ये क्यूब है जिसका मास m है, साइड a है, और मजेदार बात यह है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, एंड दिस सरफेस इज रफ। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो बोल नीचे क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा, ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो फ्रिक्शन तो mg साइन थीटा के बराबर, और नॉर्मल किसके बराबर, mg कॉस थीटा। अब नेट फोर्स तो 0 हो गया, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब ये पलट भी नहीं रहा, मतलब नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0। अब नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, तो तू बुद्धि लगा, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो बेटा क्या mg साइन थीटा ऐसे लग रहा होगा क्या, तो मुझे बता नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा, नीचे या ऊपर, क्या नीचे शिफ्ट होगा क्या, नॉर्मल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो क्या mg साइन थीटा की तरफ नॉर्मल शिफ्ट होगा क्या, तो भाई नॉर्मल तेरा शिफ्ट होगा। तो भाई दो पार्ट करने हैं तुम्हें, फाइंड फर्स्ट पार्ट टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क, सेकंड पार्ट एक्स समझ जाओगे ना क्या है, नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ है, टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट पॉइंट ओ, एंड सेकंड पार्ट इज एक्स, नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ है। टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट पॉइंट ओ एक्स, क्या हो गया भाई, स्कूटर है यार, पढ़ाई कर लो वरना तुम्हारा भविष्य भी यही है। हैं, ऐसे ही लिख दे मतलब, ऐसे ही लिखोगे mg साइन थीटा के बराबर है, आंसर mg और थीटा की टर्म्स में, शाबाश, वेरी गुड। दूसरे का बता, अबे तुक्का मार दिया क्या, mg साइन थीटा a/2 फर्स्ट पार्ट का आंसर है, tan थीटा a/2 सेकंड पार्ट का आंसर है, वेरी गुड, बिल्कुल। एक बार देखो सब जने, क्वेश्चन टफ नहीं है, आप शायद समझ नहीं पाए क्वेश्चन क्या है,
ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो बेटा ये mg sin थीटा बोल ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये mg cos थीटा बोल ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। अब लेकिन मैं जानता हूं क्या नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट। क्योंकि अगर देख मैं नॉर्मल को सेंटर से पास करा दूं, तो देख नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, mg sin थीटा सेंटर से mg cos थीटा, क्या फ्रिक्शन का ओ के अबाउट टॉर्क आ जाएगा क्या, मतलब ये बॉडी को क्या कर देगा, टॉपल करवा देगा। लेकिन बॉडी तो टॉपल नहीं हो रही, बॉडी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां आ रही है, नीचे। अगर मैं नॉर्मल को ओ से ही पास करा दूं तो फ्रिक्शन के टॉर्क के कारण इस बॉडी को पलट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बॉडी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां आ रही है, नीचे। तो भैया नॉर्मल पक्की बात है शिफ्ट होगा, और हम जानते हैं mg sin थीटा ऐसे लग रहा है तो नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो भाई मैंने मान लिया नॉर्मल x अमाउंट से शिफ्ट होगा, कितने से शिफ्ट होगा, x। तो ये मैंने मान लिया कि नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ, x। अब तुझसे नॉर्मल का टॉर्क ही पूछा है ओ पॉइंट के अबाउट। तो बच्चे अगर तेरा ब्लॉक अभी टॉपल नहीं करा है, मतलब नेट टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, 0। चल तो नेट टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। बोलो ओ पॉइंट के अबाउट किस किस के टॉर्क आएंगे, फ्रिक्शन के और नॉर्मल के। तो टाउ ऑफ फ्रिक्शन प्लस टाउ ऑफ नॉर्मल किसके बराबर, 0। अच्छा फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क ध्यान से देख क्या क्लॉकवाइज आएगा क्या, और फ्रिक्शन इंटू ए बाई टू, फ्रिक्शन इंटू ए बाई टू। तो माइनस फ्रिक्शन इंटू ए बाई टू, माइनस क्यों लिखा समझ में आया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले दिया। टाउ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देख क्या टाउ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू निकल के आ गई है क्या, भाई कुल मिला के फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का टॉर्क क्या बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बस दोनों के सेंस क्या होने चाहिए, अपोजिट। अगर फ्रिक्शन क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नॉर्मल कैसा घुमाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे फ्रिक्शन का टॉर्क पता है, इतना ही टॉर्क किसका होएगा, नॉर्मल का। अगर ये क्लॉकवाइज तो नॉर्मल का टॉर्क क्या होएगा, बस एंटी क्लॉकवाइज। अरे तभी तो नेट टॉर्क 0 होगा भाई। तो बस टाउ ऑफ नॉर्मल यहां से देख लो क्या आ गया, फ्रिक्शन इंटू ए बाई टू। क्या तुम्हें फ्रिक्शन की वैल्यू पता है क्या बेटा, mg sin थीटा इंटू ए बाई टू, दिस इज द टॉर्क ऑफ नॉर्मल। तो लॉजिकल है सर, ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क आपको 0 करना है, तो एक तो सर फ्रिक्शन का टॉर्क है, एक नॉर्मल का है। तो जितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा उतना ही नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा, बस दोनों के सेंस क्या होने चाहिए, अपोजिट। अगर फ्रिक्शन घुमाएगा क्लॉकवाइज तो नॉर्मल कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई मैंने फ्रिक्शन का टॉर्क लिख दिया तो नॉर्मल का अपने आप निकल के आ गया। अब ये नॉर्मल का टॉर्क होगा किसके बराबर, बोल बेटा, ओ पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क होगा किसके बराबर, n इंटू एक्स। तो ये नॉर्मल के टॉर्क को तू क्या लिख सकता है, nx। किसके बराबर, mg साइन थीटा इंटू ए बाई टू। अच्छा क्या नॉर्मल की वैल्यू पता है क्या तुझे, बोल किसके बराबर, mg cos थीटा। तो mg cos थीटा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा इंटू ए बाई टू। क्या mg mg कट गया, x कितना निकल के आ गया, बोलिए tan थीटा इंटू ए बाई टू। समझ आया। तो ये आपका भैया ये नॉर्मल का टॉर्क निकल के आ गया कितना, mg sin थीटा इंटू ए बाई टू, और नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ है, tan थीटा इंटू ए बाई टू। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन। चलिए तो भाई देखिए दिस इज ऑल अबाउट योर रोटेशनल मोशन। अब छोटी छोटी सी दो बातें और हैं, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। आपने देखा होगा जब हम साइकिल चलाते हैं, जब हम टर्न लेते हैं सड़क पे, जब हम मुड़ते हैं तो क्या हल्का सा बैंड होते हैं क्या, या आपने बाइक्स को भी देखा होगा जब रेसिंग ट्रैक्स पे बाइक चलती हैं तो क्या वो हल्का सा बैंड होती है, नहीं होती हैं, बैंड होती हैं। तो बेसिकली उसी को समझना है, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट का कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो जस्ट एक रिजल्ट है, मैं आपको थोड़ी फील आ जाए इसलिए डिराइव करके बता देता हूँ। बाकी मेरी तरफ से सिंपली एक रिजल्ट है जो आपको याद कर लेना है। ये हो गया हो तो बताओ, मैं हटा दूं। एक 5 गए, चलो। तो लिखिए हेडिंग, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हाँ भाई, तो देखो ध्यान से, ये साइक्लिस्ट है, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और इसने अपनी साइकिल को क्या कर रखा है, बेंड कर रखा है। इस साइक्लिस्ट को बना देता हूं मैं अच्छे से। ठीक है, अब पहिया देखो तुम गाड़ी का, तुम्हारे क्या जबरदस्त तुम्हारी बाइक है। तो बेटा ये तुम्हारा साइक्लिस्ट, और ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, और ये वर्टिकल से लेट सपोज थीटा एंगल पे बेंड हो रखा है। ठीक है, अब ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है।
हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है, हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। आइए तो इसका एफबीडी बनाते हैं। चलो तो इसका एफबीडी बनाते हैं। बोलो भाई इसके एफबीडी पे क्या नीचे एमजी लगेगा क्या? तो मैन और बाइक का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा। तो भाई यहां से मैं क्या शो कर देता हूँ, बोलो mg। तो ये मैन प्लस बाइक का कंबाइंड नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अच्छा बेटा ये ग्राउंड इस पे क्या लगा रहा होगा, व्हील पे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये क्या लग रहा होगा, बोलो नॉर्मल। अच्छा इस गाड़ी की टेंडेंसी, इस व्हील की टेंडेंसी कहाँ स्किड करने की होगी, अंदर या बाहर? तो बोलो बेटा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर। मैं तो कह रहा हूं तू इसके सिर पे चीटा बन के बैठ जा। तो इसके सिर पे चीटा बन के बैठ जाएगा तो तुझे काय पे दिखेगा, रेस्ट पे। रेस्ट पे दिखेगा मतलब नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन इसके सिर पे जब तू चीटा बन के बैठेगा तो इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल? क्या बाहर सूडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? पढ़ाया है? बोल कितना लगेगा, mv²/r। तो सबसे बढ़िया भाई हम तो उसके सिर पे ही जाके बैठ गए, सिर पे ही जाके बैठ गए सर आप। तो भाई डेफिनेटली उसके सिर पे बैठ के आप देखोगे तो वो आपको काय पे दिखेगा, रेस्ट पे। अब ये पलट नहीं रहा, अगर ये गिर नहीं रहा तो इसके सिर पे जब मैं बैठा हुआ हूं तो मुझे काय पे दिखना चाहिए, रेस्ट पे। भाई ना तो इस पे नेट फोर्स होना चाहिए और ना ही इस पे क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क। क्योंकि बेटा अगर नेट टॉर्क होगा तो खुद सोच क्या है, पलट जाएगा क्या? अरे नेट टॉर्क होगा मतलब जिस भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क होगा क्या ये बॉडी घूम जाएगी, घूम जाएगी मतलब क्या कर जाएगा, पलट जाएगा। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि अगर हम इस बाइक मतलब इस साइक्लिस्ट के सिर पे बैठ गए हैं तो भाई मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया है। अब नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। आइए नेट फोर्स की पहले बात करता हूं। मुझे बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करो, क्या आएगा बताइए? एन किसके बराबर आ जाएगा? अरे इसमें भी डाउट आता है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करो, फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा, mv²/r। क्या बेटा नेट टॉर्क भी जीरो होगा क्या? डेफिनेटली भाई, अगर नहीं होगा तो फिर सर उसको घूम जाना चाहिए था। तो नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। तो ओ पॉइंट के अबाउट ही ले लेते हैं, लेट सपोज। चलो ओ पॉइंट के अबाउट अगर तुम टॉर्क लोगे तो बोलो mg का टॉर्क, बोलो mv²/r का टॉर्क, बोलो किस किस के टॉर्क आएंगे, फ्रिक्शन और नॉर्मल। तो भाई ओ पॉइंट के अबाउट सर टॉर्क आएगा, एक तो फ्रिक्शन का और एक किसका आएगा, नॉर्मल। अब बुद्धि लगाओ, फ्रिक्शन और नॉर्मल का मिला के टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। अब तू खुद सोच, अगर फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है, भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अगर वो ओ से पास कर जाए तो दोनों का मिला के नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। भाई फ्रिक्शन है नॉर्मल है, क्या दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? तो दोनों को हटा दे तू, फ्रिक्शन और नॉर्मल को भूल जा, तूने उसको रिप्लेस कर दिया कैसे, उनके रिजल्टेंट। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिजल्टेंट कहां से पास कर जाए, ओ से, तो बेटा उस रिजल्टेंट को अगर मैं ओ से पास करा दूंगा तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर ओ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना है, इसका मतलब क्या नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ओ से पास करना चाहिए क्या? तो डेफिनेटली भाई इनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए, ये जो इनका रिजल्टेंट होना चाहिए एफ आर, क्या ये ओ से पास करना चाहिए? मतलब एक तरह से सर ये पिक्चर समझ में आ रही है, हमें दो फोर्सेस दिख रहे हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल, और उनका जो रिजल्टेंट है सर वो नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है। याद है दो वेक्टर्स होते थे, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता था वो कंपोनेंट कहाँ रखते थे, नीचे। याद आ रहा है कुछ भाई? ये तुम्हारा ax, ये तुम्हारा ay, और ये तुम्हारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का अगर मुझे x से एंगल चाहिए होता था तो कौन नीचे रहता था, ax, n थीटा ay/ax। कुछ याद है? तो जिसके साथ एंगल वाला कंपोनेंट कहाँ पे, नीचे। चलो तो बोलो टेन थीटा किसके बराबर लिखूं, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल या नॉर्मल बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, जिसके साथ एंगल वो नीचे। अरे कुछ भी नहीं करा है मैंने, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये फ्रिक्शन है बेटा, और क्या ये नॉर्मल है? अच्छा क्या इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से ऐड करो, क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा क्या? तो मैं तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूं। तो टेन थीटा क्या होता है, बोल, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितने, फ्रिक्शन, और बेस कितना, नॉर्मल। नहीं आया? अब क्या मैं फ्रिक्शन की वैल्यू जानता हूं क्या, बोल mv²/r। क्या मैं नॉर्मल की वैल्यू जानता हूं क्या, mg। बोलो भैया टेन थीटा क्या आ गया, v²/rg। क्या तुम्हें समझ आया? तो टेन थीटा निकल के आ गया v²/rg। तो दिस इज, हाँ अब ये फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, बिल्कुल बैंकिंग ऑफ रोड। याद है पढ़ा था उसमें हमने, जब बैंकिंग ऑफ रोड जब पढ़ा था तो उसमें भी ये एक्सप्रेशन निकल के आया था क्या? यहाँ भी एक्सप्रेशन यही निकल के आ रहा है, लेकिन दोनों को समझने का तरीका सेम है, अलग है, अलग।
ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे आपने नेट टॉर्क का भी यूज किया है, क्योंकि अगर साइकिलिस्ट को गिरना नहीं है तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर टॉर्क होगा तो फिर वो पलट जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? अब ये जो है दिस इज द एक्चुअल तरीका, दिस इज द एक्चुअल तरीका। तुम्हें मैक्सिमम जगह ये जो है ये बिल्कुल गलत मिलेगा, मैक्सिमम जगह। भाई कैसे इसको सिंपल बना देते हैं, इसको नॉर्मल को ऐसे दिखा देते हैं। क्या नॉर्मल ऐसे लगता है या परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है? परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। तो नॉर्मल को ऐसे दिखा देते हैं, और फिर अगर डेरिवेशन देखें तो बहुत आसान हो जाता है। भाई अगर नॉर्मल मान ले, मैं ऐसे मान लेता, तो बोल ये क्या हो जाता बच्चे, एन कॉस थीटा। ये क्या हो जाता बोल, एन साइन थीटा। नीचे क्या लग रहा है बोल, एम जी। बाहर क्या लग रहा है बोल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा एन साइन थीटा किसके बराबर हो गया बोल, एम वी स्क्वायर बाय आर। एन कॉस थीटा किसके बराबर हो गया बोल, एम जी। क्या दोनों का रेशियो ले लूं क्या? तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। सही है गलत है? गलत। क्यों गलत है समझ में आया क्या? आपने स्टार्ट ही गलत कर लिया, आपने जो है जो बेसिक स्टेप है वही गलत कर दिया, आपने नॉर्मल को ही गलत शो कर दिया। बात समझ में आई? तो ऐसा देखो ये मेरे कोई बहुत काम का नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। मेरे लिए बस केवल एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी। और आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्या ही हम ऑलरेडी पहले ही याद कर चुके हैं। क्या प्रोसेस क्या लगाई है मैंने, मैं आपको बता देता हूं। मैंने कुछ नहीं करा, मैं साइकिलिस्ट के सिर पे चीटा बन के बैठ गया। उसके सिर पे चीटा बन के बैठ गया तो मुझे साइकिलिस्ट काय पे दिखेगा, रेस्ट पे। तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अब मैंने बोला यार नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो एम जी और एम वी स्क्वायर बाय आर का टॉर्क तो जीरो ही आएगा। लेकिन किसका टॉर्क आएगा बेटा, फ्रिक्शन का और नॉर्मल का। अब अगर इनका जो रिजल्टेंट है वो ओ से ही पास कर जाए तो क्या ओ के अबाउट इनका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा क्या? तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट को ओ से पास करा दिया तो एंगल निकल के आ गया टेन थीटा फ्रिक्शन बाय एन। तो हमारा एंगल फ्रॉम दी वर्टिकल जितना साइक्लिस्ट को बेंड करना पड़ेगा वो निकल के आ गया। आ रही है क्या बात समझ में? अब ऐसे ही एक और छोटा सा कंसेप्ट होता है, ओवर टर्निंग ऑफ अ कार। तुमने देखा होगा बहुत बार कभी हाईवेज पे गाड़ी स्लाइड करने की जगह क्या पलट भी जाती है क्या? अगर तुमने कभी फील करा हो तो जैसे मान ली ये गाड़ी ऐसे ट्रैक पे जा रही है, ये गाड़ी ऐसे अगर ट्रैक पे जा रही है तो तुमने अगर कभी फील करा हो तो गाड़ी कभी कभार क्या हो जाती है, पलट जाती है। अब द थिंग इज दैट जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर जब गाड़ी ऐसे जा रही है पलटती है तो कौन से पहिए पहले कांटेक्ट छोड़ते हैं? गाड़ी पलट के बाहर की तरफ जाती है, पलट के अंदर की तरफ आती है? डेफिनेटली गाड़ी पलट के कहां जाती है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जाती है तो कौन से पहियों ने पहले कांटेक्ट छोड़ा, इनर व्हील्स। क्या ये इनर व्हील्स हैं क्या? क्या ये आउटर व्हील्स हैं क्या? अगर मेरी गाड़ी ऐसे ट्रैक पे मूव कर रही है, ये अगर ट्रैक पे गाड़ी मूव कर रही है तो क्या दीज आर दी इनर व्हील्स या दीज आर दी आउटर व्हील्स? तो पहले कौन से पहिए कांटेक्ट छोड़ेंगे, इनर व्हील्स। क्या बात समझ में आ रही है? इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, कराऊं क्या डेरिवेशन? कराऊं डेरिवेशन? नहीं है जरूरत? तो एक नोट करके लिख दो, ड्यूरिंग ओवरटर्निंग ऑफ अ कार। भाई देखो क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि कौन से व्हील्स पहले कांटेक्ट छोड़ते हैं, बाकी उसको मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता हूं। कर दूं प्रूफ? तो चलो मैं ऐसा करता हूं, कॉपी मत करना, ठीक है? कॉपी मत करना, अपन रफ्तार में प्रूफ कर देते हैं। तो लिखो ड्यूरिंग ओवरटर्निंग ऑफ अ कार, ड्यूरिंग ओवरटर्निंग ऑफ अ कार इनर व्हील्स लीव द कॉन्टैक्ट फर्स्ट। ड्यूरिंग ओवरटर्निंग ऑफ अ कार इनर व्हील्स लीव द कॉन्टैक्ट फर्स्ट। जब कार पलटती है भाई तो इनर व्हील्स पहले कांटेक्ट छोड़ते हैं, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मान लो ये कोई ट्रैक है, इस पे कार हमारी चल रही है। ये कार का अपन ने बैक व्यू बनाया है। क्या बनाया है, बैक व्यू। मतलब ऐसे मत समझ लेना कि कार ऐसे चल रही है, ऐसे थोड़ी चलेगी यार, कार सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे चलेगी। तो ये कार का तुम्हें मैंने बैक व्यू दिखाया, मतलब तुम्हें कार के पीछे वाले क्या दिख रहे हैं, दो टायर, और ये तुम्हें नंबर प्लेट दिख रही है यहाँ पे RJ20। अरे समझ में आ रहा है? तो भाई ये तुमने कार का कौन सा व्यू बनाया, बोलिए बैक व्यू। कार को हम पीछे से देख रहे हैं। तो बच्चे ये व्हील्स क्या कहलाएंगे, इनर, और ये क्या कहलाएंगे, आउटर। तो ये इनर व्हील्स, ये आउटर व्हील्स। अच्छा, हम मान लेते हैं इनर व्हील्स और आउटर व्हील्स के जो बीच में दूरी है दैट इज 2a। क्या बोल रहे हैं उसको हम, 2a। अच्छा, जहां से इस कार का mg एक्ट करेगा, भाई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो पॉइंट जिससे बॉडी का क्या एक्ट करता है, वेट। तो हम मान लेते हैं इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो h हाइट पे है। कितनी हाइट पे है, बोलिए h। तो हम यहां से एक और चीज समझेंगे, तुमने देखा होगा भाई बेसिकली जब गाड़ी पलटती है तो किन गाड़ी के पलटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो चपटी होती है या जो ऊंची होती है?
जो ऊंची होती है उनकी पलटने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा। जैसे तुम एक डबल डेकर बस चला रहे हो और उसको हाई स्पीड पे तुम सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कराओ, तो क्या उसके पलटने के चांसेस ज्यादा हैं क्या? डेफिनेटली ऊंची गाड़ियों के पलटने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। अभी प्रैक्टिकली निकल के आ जाएगा, तुम्हें एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा, हाँ सर जिसकी हाइट ज्यादा उसके पलटने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। आइए अब ध्यान से समझते हैं, इसका अपन एफबीडी बनाते हैं बढ़िया सा। तो बोलो भैया, कार का नीचे क्या लग रहा होगा? कार का नीचे क्या लग रहा होगा, एमजी। अच्छा, क्या पहियों पे नॉर्मल लग रहा होगा क्या? तो भाई दोनों इनर व्हील्स पे मिला के मान लेते हैं नॉर्मल कितना है, N1, और आउटर व्हील्स पे नॉर्मल कितना है, N2। तो ये इनर व्हील्स पे मिला के नॉर्मल है, इस साइड वाला, पीछे वाला और आगे वाला, दोनों अंदर वाले जो पहिए हैं उस पे मिला के नॉर्मल कितना है, N1। और आउटर व्हील्स पे नॉर्मल कितना है बेटा, बोलो N2। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, गाड़ी की टेंडेंसी स्किड करने की कहां पे होगी? तो बोलो फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो भाई अंदर वाले पहियों पे मान लेते हैं फ्रिक्शन लग रहा है F1, और बाहर वाले पहियों पे मान लेते हैं फ्रिक्शन लग रहा है F2। क्या बात समझ में आती है? अब मैं तो फिर कह रहा हूं, तुम कार के फ्रेम में चले जाओ, तुम कार पे चीटा बन के बैठ जाओ। उससे फायदा क्या होगा? क्या कार हमें रेस्ट पे दिखेगी क्या? चलो तो कार पे चीटा बन के बैठ जाओ। बोलो बाहर क्या लगाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। बोलो कितना लगा दूं, mv²/r। कुछ समझ थोड़ी आ रहा है तुम्हें? तो भाई मैंने एफबीडी बना दिया, एमजी दिखा दिया, N1 N2 दिखा दिए, कार की टेंडेंसी बाहर स्किड करने की थी तो फ्रिक्शन दिखा दिया, और मैं तो कार पे चीटा बन के बैठ गया तो मैंने बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखा दिया। दोनों क्लास से बाहर चले जाओ जल्दी से, खड़ाखट। अबे तो मेरे को देख के क्या करेगा? मेरे को मत देख, इसको देख। मुझे क्यों देख रहा है? मुझे डर लग रहा है यार। है? पढ़ ले भाई। मान लिया आज बढ़िया आंखों का कुछ करा के आया है, बिना चश्मे के आया है। चश्मा है तो भाई फिर लगा ले चश्मा। तो कुछ दिख रहा है तुझे? दिख रहा है? कितनी उंगली है? 4 ही है, एक अंगूठा है। श्योर नहीं? चलो देखें ध्यान से भाई, पढ़ाई कर लो यार। क्या तुम मस्ती, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि मस्ती अपनी जगह करते रहा करो, लेकिन मस्ती के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि अपना कंसेप्ट ही निकल जाए। तुम्हें मैंने बहुत बार समझाई है बात। मस्ती करो, माहौल लाइट रहना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि माहौल लाइट लाइट में पता लगा टॉपिक ही लाइट हो गया। टॉपिक हमेशा बाहर ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए। चलिए तो बेटा, अगर तुम कार के फ्रेम में ही चले गए और कार बढ़िया चल रही है तुम्हारी, अगर टॉपल नहीं करी है, ना ही पलटी, ना ही कुछ करी, तो क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? क्या नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए? चलो तुम लोग बताओ मुझे इक्वेशन नेट फोर्स की वर्टिकल डायरेक्शन में। N1 प्लस N2 बराबर mg। क्या मैंने सही लिखा है? चलो अब मुझे तुम बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स के। F1 प्लस F2 बराबर mv²/r। क्या बेटा नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए क्या? किस पॉइंट के अबाउट? हर पॉइंट के अबाउट भाई, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। अभी मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में सेंटर के अबाउट कर रहा था, तो तुमने कही सेंटर के अबाउट। अरे वहां पे सेंटर से 2-3 फोर्स निकल रहे थे, इसलिए मैं सेंटर के अबाउट कर दिया यार। बाकी तुम्हें तो पढ़ा के आया हूं मैं, नेट टॉर्क क्या सेंटर के अबाउट जीरो या हर पॉइंट के अबाउट जीरो? हर, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट होगा फिर बॉडी उस पॉइंट के अबाउट क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। अब देख यहाँ पे सेंटर भी पॉइंट अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इससे बढ़िया पॉइंट मुझे दिख रहा है। अगर तू ध्यान से देख, इस वाले पॉइंट को अगर मैं ले लूं, अगर इस वाले पॉइंट को अगर मैं ओ डैश नाम दे रहा हूं मान ले, इस वाले पॉइंट को अगर मैं लूं N2 का टॉर्क, F2 का टॉर्क, F1 का टॉर्क, क्योंकि F1 की लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से ही पास कर रही है, क्या तीन गायब हो जाएंगे क्या? तो ये ज्यादा अच्छा है ना, इसके अबाउट लो तुम। रटते क्यों हो कि सर अभी तक आप ओ के अबाउट कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, तो इसमें भी ओ के अबाउट करो। तो नेट टॉर्क बोलो किसके अबाउट जीरो कर दूं, ओ डैश। चलो मुझे बताओ ओ डैश के अबाउट किस किस के टॉर्क आएंगे? क्या N1 का आएगा? क्या mg का आएगा? क्या mv²/r का आएगा? तो टाउ ऑफ N1 प्लस टाउ ऑफ mg प्लस टाउ ऑफ mv²/r। क्या सही लिखा है क्या मैंने? चलो N1 का ओ डैश के अबाउट टॉर्क बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्या -N1 इंटू 2a, -N1 इंटू 2a। चलो mg का टॉर्क बोलो ओ डैश पॉइंट के अबाउट, mg इंटू a, mg इंटू a। क्या एंटी क्लॉकवाइज? तो प्लस mg a। चलो mv²/r का टॉर्क बोलो ओ डैश पॉइंट के अबाउट,
mv² बाय r इंटू h, क्या क्लॉकवाइज, तो माइनस mv² बाय r इंटू h। देख लो क्या मैंने सही लिखा है क्या? तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा है, मैंने सिर्फ FBD बनाया है, नेट फोर्स जीरो करा है। मैंने बोला अगर कार नहीं पलटी है तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये आपकी इक्वेशंस निकल के आ गई। क्या यहाँ से N1 की वैल्यू आ सकती है क्या? मैं इस माइनस N1 2A को RHS में लेके आ रहा हूँ। कहां लेके आ रहा हूँ? RHS। तो देखना क्या बन गया, N1 2A बराबर क्या बन जाएगा बेटा, बोल, mga माइनस mv² h बाय r। क्या समझ में आता है? अच्छा, क्या इस 2A से डिवाइड कर दूं क्या? तो N1 क्या आ जाएगा, mg/2 माइनस mv² h/2ar। क्या मैंने सही लिखा है क्या? ध्यान से देख, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया बेटा, N1। अच्छा, क्या मैं N1 के एक्सप्रेशन को यहां पुट कर दूं तो N2 का भी आ जाएगा क्या? बता N2 का एक्सप्रेशन, mg/2 प्लस mv² h/2ar। अरे आ जाएगा। अरे देखो ना भाई, N2 क्या होगा, mg माइनस N1। तो mg माइनस N1 करोगे तो mg माइनस mg/2, mg/2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस mv² h/2ar। अब ध्यान से इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो। अगर तुम v बढ़ाओगे, अगर तुम रफ्तार को बढ़ाओगे तो कौन जीरो होगा, N1 या N2? अरे रफ्तार को बढ़ाने से ये वैल्यू तो क्या करेगी, बढ़ेगी। और रफ्तार को बढ़ाने से क्या ये वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? डेफिनेटली। अगर रफ्तार बढ़ाते बढ़ाते इतनी हो गई कि ये टर्म किसके बराबर हो गई, बोल, mg/2, क्या N1 जीरो हो जाएगा? और N1 अगर जीरो हो जाएगा तो अगर गाड़ी पलटती है तो पहले कौन से पहिए कांटेक्ट छोड़ेंगे, इनर व्हील्स। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा और मेरी गाड़ी अगर पलटती है तो कौन से पहिए कांटेक्ट छोड़ेंगे, बोलो, इनर व्हील्स। क्या बात समझ में आती है? एक और चीज देखो बेटा, अगर h ज्यादा होगा तो क्या ये वाली टर्म बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी क्या? भाई अगर मान ले h बड़ा होता तो ऑलरेडी वाली टर्म क्या होती, बड़ी। अब अगर मैं थोड़ी सी भी रफ्तार को बढ़ाता, क्या ये टर्म बहुत बड़ी हो जाती और तेरी गाड़ी क्या हो जाती, पलट जाती। बात समझ में आ रही है? तो यहां से तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि जिन गाड़ियों का हाइट ज्यादा होती है, हाइट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हाइट पे होता है, उनके पलटने के चांस क्या रहते हैं, ज्यादा। बात समझ में आई? तो यहां से क्लियरली देख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड first N1 will become zero. That means when the car will overturn, inner wheels will leave the contact first. Got the concept or not? हाँ बिल्कुल, आपका जो व्हील बेस होता है गाड़ी का, इस पे डिपेंड करता है। भाई जो अच्छी गाड़ियां होती हैं तुम देखना, उनके अंदर जो ये होता है ये ज्यादा होता है। बढ़िया जो गाड़ियां होती है ना, जो उसके अंदर बढ़िया ठीक है। चलो खड़ाखट, अब तुम्हें अगर डेरिवेशन कॉपी करना है कॉपी कर लो, और अगर रिजल्ट लिखना है रिजल्ट लिख लो। N1 N2 क्यों अलग अलग नहीं होंगे यार? जो है, अभी सपोज कर मैं मेरे दोनों पैरों पे खड़ा हुआ हूं, अभी अगर मैं इस पे लोड ज्यादा दे दूं तो क्या इस पे नॉर्मल ज्यादा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो कार भी इसी तरह से, अगर तू कार को ऐसे घुमा रहा है तो कार की टेंडेंसी अगर ऐसे जाने की हो रही है तो ये वाले पहिए ज्यादा दबाएंगे ग्राउंड को। भाई हमारे पैरों पे नॉर्मल सेम नहीं है। मैं जब चल रहा हूं तो मैंने ग्राउंड को पुश किया तो इस वाले मेरे पैर पे नॉर्मल क्या लगेगा, ज्यादा। इस पे क्या लगेगा, कम। अब इस वाले पे क्या लगेगा, ज्यादा। इस पे क्या लगेगा, कम। तो ये तो एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा यार, 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। सेंटर ऑफ, तुम्हें मैंने सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया होगा ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से बॉडी का क्या एक्ट करता है, वेट एक्ट करता है। तो आप जानते हो इस केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग बात है, एक ही बात है। एक मैंने लिखाया होगा ना कि नॉर्मल केसेस में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेम। लेकिन अगर बहुत 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 ऊंची बिल्डिंग हो तो फिर क्या होगा, अलग अलग। तो तू सेंटर ऑफ मास बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ पक्की बात है, ऐसा थोड़ी, ऐसा तू खुद ही सोच, मतलब क्या बोल रहा है तो। अब ये कह रहा है कि सर इनर व्हील्स मतलब आगे और पीछे वाले दोनों एक साथ कांटेक्ट छोड़ेंगे। अब ऐसे कैसे, मतलब कि ये हाँ, मतलब कैसे, मतलब यहां से गाड़ी बैंड हो गई सर, ये गाड़ी चल रही थी सर, यहां से गाड़ी ऐसे बैंड हुई तो ये वाले पहियों ने कांटेक्ट छोड़ दिया, मतलब सोच तो सही क्या बोल रहा है तू। हेडिंग लिखे हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन 8 से 9 लेक्चर। मैं क्या कह रहा था, आज चालू करेंगे कल खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है भाई। अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रखा होता तो, मैं सही बता रहा हूं,
आज क्या मतलब आज खत्म करके कल क्या, आज खत्म करके अभी खत्म हो जाता भाई। क्या तुमने के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर सुना है? के की जगह लगा दे जी, क्यू वन क्यू टू की जगह लगा दे एम वन एम टू, हो गया चैप्टर कंप्लीट। बात समझ में आती है? तो लिखो, अब लिखो, लिखो, लिखिए ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। अब देखो कंपैरेटिवली जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक जो चल रहा था, अभी बढ़िया मैकेनिक्स चल रही थी आपकी सेकंड मॉड्यूल से। वर्क एनर्जी पावर अच्छा चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास बढ़िया, सर्कुलर बढ़िया, रोटेशन बढ़िया, सारे बड़े कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं जिसमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब काफी टाइम बाद एक चैप्टर तुम्हारे सामने आया है जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब तुम्हारे टाइप का ही जो है चैप्टर है, बस थोड़े बहुत फॉर्मुलेज हैं, उनको घोट के तुम्हें जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें लगेगा आ हा मजा आ गया सर। चैप्टर हो तो ऐसे चैप्टर हो सर, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अब लिखें न्यूटन्स, लेकिन अपन लगाएंगे लिखें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे न्यूटन साहब सब जगह हैं भाई, मैकेनिक्स मतलब हमारे न्यूटन जी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो अब बातें नहीं बच्चों, ध्यान से समझो। क्या सबने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रखा है क्या? F बराबर जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। किसके बराबर होता है भाई? जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ये तो सबने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में। तो भाई अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट मास है m1 और ये एक पॉइंट मास है m2 और इनके बीच में दूरी कितनी है r, तो बेटा दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर। इसका नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव। जो वन वाला पार्टिकल होगा क्या है, टू को अपनी तरफ खींचेगा, और जो टू वाला पार्टिकल होगा क्या, वो वन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब टू वाला पार्टिकल वन पे फोर्स कैसे लगाएगा? अपनी तरफ। वन वाला पार्टिकल टू पे फोर्स कैसे लगाएगा? अपनी तरफ। These forces are equal in magnitude and opposite in direction. Newton's third law and acting on different bodies. क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं। अब दिस फोर्स इज गिवन एज, दिस फोर्स इज गिवन एज, बोलो क्या होता है? जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। क्या सब जी जानते हैं? जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। तुम कहीं भी चले जाओ, पानी, नदी, पहाड़, जहां तुम्हें जाना है वहां चले जाओ, इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स। और क्या होती है इसकी वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या यूनिट भी निकाल सकते हैं? ध्यान से देख, ये मुझे क्या जी की यूनिट चाहिए क्या? क्या ये न्यूटन है? ये यहां जाएगा तो क्या मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो केजी स्क्वायर। सबको समझ में आता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों समझ में आया? तो दिस इज एफ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, आपको शुरुआत वाली पहली क्लास में सिर्फ वेक्टर से खेलना है। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब एक पार्टिकल ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, एक कुछ थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा होगा, मैं तुमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ लूंगा। क्या वेक्टर को ऐड करना आता है क्या तुम्हें? जी एम वन एम टू बाई आर वन स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाई आर टू स्क्वायर, दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। एंगल वेंगल मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या निकाल पाओगे क्या? तो ये सब बातें हमें करनी है। तो F बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। सबको क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो कुछ बातें जो हमें बचपन में गलत पता होती हैं या नहीं पता होती है, वो हम सीख लेते हैं। तो वो हम नोट करके बहुत ध्यान से लिख लेंगे। बेटा जो ये न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया था, ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ पॉइंट मासेस। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मासेस। मतलब जैसे ये बालक बैठा है और ये बालक बैठा है, अभी तुम बोलो कि सर इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। हाँ 100% लग रहा होगा, लेकिन वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? बोलिए, पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर नॉर्मल बॉडीज। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मासेस। तो नोट, और नोट में फर्स्ट लिखो, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। मतलब अगर ये दो पॉइंट मास हैं, m1 m2, दूरी r,
डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला gm1m2/r², वैलिड। नहीं वही नेक्स्ट पॉइंट वही आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये अगर एक रॉड है और ये अगर एक पार्टिकल है, अब बच्चे क्या करते हैं, सर देखो ये एक रॉड, ये एक पार्टिकल, तो रॉड का मास सर मान लेते हैं m1 और पार्टिकल का मास कितना बेटा m2। अब दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कि हम रॉड का सारा मास कहां ज्यूम कर लें, उसके सेंटर ऑफ मास। और लेट सपोज ये दूरी कितनी r, और अगर हम ये लिख देंगे gm1m2/r², दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। अब सर कैसे निकालेंगे यहाँ पे ये करेक्ट क्यों नहीं है? पहली बात तो भाई तुमको क्या बोला गया, ये फॉर्मूला न्यूटन साहब ने किसके लिए दिया है? पॉइंट मासेस। अब पॉइंट मासेस के लिए दिया है सर, मतलब फिर इनके बीच का फोर्स हम निकाल ही नहीं सकते? नहीं निकाल सकते हैं। हम रॉड को क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं क्या? तो सपोज कर मैं रॉड पे कोई भी एक ये बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लूं। अब ये इतना छोटा एलिमेंट है, इसका मास बहुत छोटा होगा, क्या इसको पॉइंट मास माना जा सकता है क्या? बिकॉज ये इतना छोटा एलिमेंट लिया है मैंने, इसका मास इतना छोटा है कि इसको क्या माना जा सकता है? पॉइंट मास। क्या इस पॉइंट मास और इस मास के बीच में तुम फोर्स निकाल सकते हो क्या? मान ले इसका मास dm है और इनके बीच में दूरी x है, कितनी दूरी है? x। तो क्या हो जाएगा g dm m2/x², दूरी कितनी है? x, तो क्या हो जाएगा? x²। ये क्या पूरी रॉड और पार्टिकल के बीच में आ गया या एक डीएम मास और पार्टिकल के बीच में आया? क्या ऐसे बहुत सारे डीएम मास है क्या? क्या सभी का फोर्स निकाल के मैं इसके साथ निकाल के ऐड कर दूं, क्या टोटल फोर्स आ जाएगा? मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा? मतलब डेफिनेटली सर दिस इज नॉट वैलिड। आपको पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो यू हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ पॉइंट मासेस, यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस। तो इसलिए मैंने स्पेशली लिख के नॉट इक्वल्स टू लिखा है। यहाँ पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय इंटीग्रेशन। तुम अगर बोलोगे तो तुम्हें करके भी बता दूंगा, हालांकि बहुत ज्यादा अपने को जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें मैं ये फोर्स की कैलकुलेशन पूरी प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, ठीक है? और देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये कोई ऐसी बॉडी, ये कोई दूसरी बॉडी, ये बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट है, बस खटाखट खटाखट तुम्हें बस एक बार मैं लिखा रहा हूं जो आपको दिमाग में सेट करने हैं। क्या बच्चे इसके लिए लिख सकता हूं क्या फोर्स gm1m2/r²? सवाल ही नहीं उठता। तो सर इसको कैसे करेंगे? इसको भी वही, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, लेकिन इसको हम हमारे लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों पे तुम एलिमेंट लोगे तो फिर वो डबल इंटीग्रेशन बन जाता है। जब तुम सॉल्व करोगे तो फिर वो क्या बन जाता है? डबल इंटीग्रेशन। और डबल इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना नहीं आता, तो मतलब ये तो हमारे लिए एक तरह से इनवैलिड हो गया। अब आप याद करो, जब आप बचपन में छोटी क्लासेस में थे तो आपको बोलते थे राम खड़ा है श्याम खड़ा है, दोनों के मास इतने हैं, बताओ इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या? तुम gm1m2/r² से निकालते थे क्या? तो बेसिकली वहां पे हम उन बॉडीज को पॉइंट मासेस अज्यूम कर लेते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। वो बेसिक लेवल पे सही था वहां पर, अब लेकिन वो सही नहीं है। तो ये अगर हमसे कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें डबल इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ये फिर भी कर सकते हैं, ये फिर भी हमारे बस की बात है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। अब एक और चीज समझो ध्यान से, एक बहुत ही स्पेशल बात, कि भाई जो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, देखा क्या गया कि जब स्फेरिकल बॉडीज के लिए इस तरह से इंटीग्रेशन परफॉर्म करके ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला गया, तो वो बिल्कुल सेम आया जैसे कि हम उस स्फेरिकल बॉडी का सारा मास कहां ज्यूम कर लें, बोलो उसके सेंटर। और मान लो ये एक m मास का पार्टिकल, तो डेफिनेटली यहां पे जो इंटीग्रेशन से रिजल्ट आया और जो ये रिजल्ट आया, बोलो क्या दोनों सेम आए या अलग अलग आए? सेम। दोनों रिजल्ट क्या है? बिल्कुल सेम। तो भाई स्फेरिकल बॉडीज के लिए आपको मैंने बोला था वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, तो हम दिमाग में एक और चीज सेट कर सकते हैं, क्या ये स्फेरिकल बॉडीज के लिए भी वैलिड है क्या? जब हम स्फेरिकल बॉडीज के लिए लगाएंगे तो उन स्फेरिकल बॉडीज का मास कहां पे अज्यूम करेंगे? उनके सेंटर। बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे, तो मैंने तुम्हें एग्जैक्ट रीजनिंग बता दिया। एग्जैक्ट रीजनिंग क्या है कि जब इंटीग्रेशन करके परफॉर्म किया गया तो जो रिजल्ट आया वो सेम आया जब हमने इसका मास कहां अज्यूम करा, बोलो इसके सेंटर पे। तो डेफिनेटली स्फेरिकल बॉडीज के लिए क्या है? वैलिड। अब इसी चीज को अलग अलग तरीके से समझा देते हैं, बाकी एक्चुअल बात वो है जो मैंने तुम्हें बताई है। अब इसको ही बोल देते हैं कि भाई स्फेरिकल बॉडी चारों तरफ से क्या होती है? सिमेट्रिक। भाई स्फेरिकल बॉडी के हर एक तरफ से सिमेट्रिक है क्या? तो इसलिए जो है इसके अंदर हर तरफ से सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम यहाँ पे इसका मास सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। बाकी एक्चुअल में ये है कि जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करके निकाला गया और जब मास सेंटर पे रख के निकाला गया तो रिजल्ट क्या आया? सेम। तो इसलिए हम
इन बॉडीज के लिए मास कहां पे अज्यूम कर सकते हैं, बोलिए सेंटर। अच्छा ये तो एक स्फेरिकल बॉडी थी और मास था, अगर दोनों स्फेरिकल बॉडी होती क्या कर सकते थे क्या? अरे दोनों के मास कहां मान लेते हैं, उनके सेंटर। जैसे मान लो ये एक, ये दूसरी, इसका मास मान लेते इसके सेंटर पे, इसका मास मान लेते इसके सेंटर पे। क्या ये फॉर्मूला बेटा एप्लीकेबल था क्या? 100% एप्लीकेबल था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन बस तुम्हें मैंने बताया है मोटा मोटा। अगर तुम देखो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली बिल्कुल इसको रॉ फॉर्म में, हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर रहे, बिल्कुल इसको रॉ फॉर्म में हम लगा सकते हैं। किसके लिए? एक तो पॉइंट मासेस के लिए, और एक किसके लिए लगा सकते हैं? स्फेरिकल बॉडीज। अच्छा स्फेरिकल में हॉलो भी आ गई और सॉलिड भी आ गई, हॉलो हो सॉलिड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, अब यार वो तो जो आई सो आई यार, भाई डेफिनेटली निकाल के देख ले, अभी तेरे को रॉड वाला करके बता दूंगा। भाई दिक्कत कुछ नहीं आई, इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या नहीं आया, सेम नहीं आया। भाई अभी हम इस रॉड का निकाल के देख लेंगे, अभी रॉड वाला क्वेश्चन करेंगे, हम इंटीग्रेशन से निकाल के देखेंगे और हम सेंटर पे मास रख के निकाल के देखेंगे, देखते हैं रिजल्ट सेम आता है अलग आता है। सेम आएगा तो तू इसके लिए भी लगा देना, कौन रोक रहा है तेरे को? ठीक है, तो भाई पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है, और किसके लिए वैलिड होता है बोलिए? स्फेरिकल बॉडीज के लिए। अब लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये नोट में चल रहा था। ये कहानी तो मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले पे बताई है पूरी, इतनी कहानी तो एक केवल फॉर्मूले पे बताई है कि ये फॉर्मूला किस किस के लिए लगाओगे, किस किस के लिए लगाओगे बोलो? पॉइंट मासेस और स्फेरिकल बॉडीज। और स्फेरिकल बॉडीज के लिए जब लगाओगे तो उनका मास कहां अज्यूम कर लोगे? उनके सेंटर। तो अब लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट लिखें, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। थोड़ी रफ्तार में लिखते रहे, बहुत बेसिक चैप्टर है बच्चों। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स का नेचर हमेशा कैसा होता है बोलिए? अट्रैक्टिव। मतलब हमेशा जो दो बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हमेशा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। अच्छा अभी ये बालक और ये बालक बैठे हुए हैं क्या? ये दूसरे, ये एक दोनों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? चिपक क्यों नहीं रहे भाई? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चिपक क्यों नहीं रहे हैं? ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ये नेचर का क्या है? वीकेस्ट फोर्स। ध्यान से देख, अगर मान ले इनको थोड़ी देर के लिए पॉइंट मास मान लेते हैं अपन, ठीक है, तो G 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बोल बच्चे मास कितना है? 55। बोल भाई 40, 50। दूरी, दूरी कितनी होगी इनके बीच में? 1 मीटर तो है नहीं, लेकिन चल तू कह रहा है तो मैं मान लेता हूं। Gm1m2/r²। कैलकुलेशन कर देख, 10⁻⁻11, ये तू मल्टीप्लाई करेगा भी तो समथिंग ऑर्डर ऑफ 1000 के आसपास का आएगा। तो 10 की पावर क्या बच जाएगी? -8। 10⁻⁻8 मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये है 0.00000000 समथिंग। क्या बहुत छोटा फोर्स है क्या? तो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। लेकिन यही फोर्स बहुत भयंकर हो जाता है जब हम ऐसी बॉडीज लेते हैं जिनका मास क्या होता है? ज्यादा, जैसे अर्थ, सन। जब इन बॉडीज की बात करोगे, अर्थ का मास क्या होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg। तो जब हैवी बॉडीज की बात करते हैं, हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, तब क्या है? फोर्स डोमिनेट कर जाएगा क्या? 100% डोमिनेट कर जाएगा। तो लिखें सेकंड पॉइंट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अच्छा Gm1m2/r² फॉर्मूले को अगर तुम देखो, अगर बच्चे मैं r को डबल कर दूंगा तो फोर्स कितना रह जाएगा? फोर्स कितना रह जाएगा? क्या 1/4 रह जाएगा क्या? Gm1m2/r²। अगर दोनों के बीच की दूरी क्या कर दूं? डबल, तो फोर्स क्या रह जाएगा? 1/4। मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान ले मैं तुझे क्वेश्चन देता, दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी a थी, मैं बोलता फोर्स कितना है? F। अब मैं तुझसे बोलता कि यार मैंने इनके बीच की दूरी a को कर दिया √2a। कितना कर दिया? √2a। बता फोर्स F से कितना हो जाएगा? क्या F/2 हो जाएगा क्या? क्योंकि भाई मैंने सेपरेशन कितने टाइम्स कर दिया? √2 टाइम्स। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r²। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मतलब 1/√2 का स्क्वायर। क्या हाफ टाइम्स हो जाएगा क्या? मुझे लगा नहीं तो मैं आया, समझ में आया? तो लिख दो थर्ड पॉइंट में, हालांकि ये पॉइंट है नहीं, है तो बुद्धि वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूं। तो इफ r is doubled, if r is doubled, force becomes 1/4।
लिख लेना, सिंस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर इसको दुगना करोगे, डबल करोगे, तो फोर्स कितना रह जाएगा? 1/4। इफ R इज डबल, इफ R इज डबल्ड, फोर्स बिकम्स 1/4। फोर्स कितना रह जाएगा? 1/4। नेक्स्ट लिख दो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। ये पॉइंट समझ में आता है? मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तुम दो पार्टिकल्स को एयर में रख दो, पानी में रख दो, जहां रखना है तुम्हें रख दो, इनके बीच का जो फोर्स है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तुम दो पार्टिकल्स लो M1 M2 मास के, उनको पहले तुम एयर में रखो, अभी पानी में रखो, तुम्हें जहां रखना है रखो, उनके बीच का जो फोर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। क्योंकि G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ द बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। मास चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है? वेट। M1 M2 कभी चेंज नहीं होंगे, और R तो आपने फिक्स कर ही रखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग the center of this force acts along the line joining the center of two particles. This force acts along the line joining the center of two particles. This force acts along the line joining the center of two particles. क्या ये बात समझ में आती है अपने आप? ये जो फोर्स लगेगा, दिस विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स। मतलब क्या ये सेंट्रल फोर्स हो गया क्या? दैट इज, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। याद है तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में मैंने सेंट्रल फोर्स बताया था? कुछ याद नहीं है? तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में मैंने सेंट्रल फोर्स बताया था, और उसका एग्जांपल मैंने दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बोला था ऐसे फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये दोनों तो अपनी नोट्स कॉपी में देखना। तो अभी उस चीज को मैं पूरा वेरीफाई कर रहा हूं कि भाई देखो, ये फोर्स जो लग रहा है, ये लग रहा है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स। दैट मींस दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अच्छा, अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो एक और चीज बता के आया हूं, क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड होगा क्या? मैंने बताया था ना आपके बैच में, इन प्लैनेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, बताया था ना? अरे भाई इसीलिए तो वैलिड है, सेंट्रल फोर्स है, तो इसका टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा? 0। और अगर सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा तो क्या कंजर्व कर सकते हो? एंगुलर मोमेंटम। अरे भाई जब प्लैनेट सन के अबाउट घूमेंगे तो प्लैनेट्स पे सन क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क है वो अबाउट सेंटर क्या है? 0। तो मोमेंटम क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो this force acts along the line joining the center of the two particles, that is, it is a central force. Therefore conservation of angular momentum can be applied. Therefore conservation of angular momentum can be applied. है? हाँ भाई, आप अगर एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स तो पक्की बात है भाई, आप उसको सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है क्या? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, therefore it is a conservative force, therefore conservation of mechanical energy can be applied. अब मैं जो है तुम्हें सारे पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना, ये मैं आगे की पिक्चर सेट कर रहा हूं पूरी। मैं जब आगे तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं उन न्यूमेरिकल्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। तो मैं बोलूंगा देख बेटा, सेंट्रल फोर्स है तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। और टॉर्क 0 तो क्या अप्लाई कर सकता हूं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं बोलूंगा कि देख भैया, कंजर्वेटिव फोर्स है तो तुम क्या अप्लाई कर सकते हो? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जानते हो ना मैकेनिकल एनर्जी? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। बात समझ में आती है? लिखे नेक्स्ट पॉइंट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस, gravitational force between 2 point masses does not depend, gravitational force between 2 point masses does not depend, gravitational force between 2 point masses does not depend on the presence of other masses. Gravitational force between 2 point masses does not depend
on the presence of other masses. So principle of superposition, principle of superposition is valid. Gravitational force between 2 point masses does not depend on the presence of other masses, so principle of superposition is valid. अब इस पॉइंट को समझाते हैं आपको। क्या कहने का मतलब है बच्चे, अभी सपोज कर ये एक m मास का पार्टिकल है और ये एक m1 मास का पार्टिकल है। क्या ये m मास के पार्टिकल पे ये m1 मास का पार्टिकल फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? इसको F1 फोर्स बोल देता हूं। अभी सपोज कर मैं यहाँ पे m2 मास का एक और पार्टिकल रख देता हूं, तो ये जो F1 फोर्स लग रहा है क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई ये F1 फोर्स तो G m1 m बाय आर स्क्वायर, तो ये m2 हो चाहे नहीं हो, m1 के द्वारा जो लगाया जा रहा फोर्स है क्या वो सेम रहेगा क्या? भाई अगर मान ले अभी ये नहीं होता, अभी भी m1 कितना फोर्स लगा रहा है? G m1 m बाय आर स्क्वायर। मैं कह रहा हूं अभी m2 आ गया, अभी m2 आ गया, अभी भी m1 तो कितना फोर्स लगा रहा है? G m1 m बाय आर स्क्वायर। मतलब अदर मासेस से जो m1 फोर्स लगा रहा है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नहीं होता तो पहले भी इसके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या था? F1। अगर अभी ये है तो भी इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो तो अभी भी क्या है? F1। लेकिन अगर मैं तुमसे नेट फोर्स ऑन m पूछता तो वो अब F1 है या चेंज हो जाएगा? क्योंकि भाई F1 तो m1 के द्वारा है, क्या ये भी लगाएगा क्या? तो ये भी लगाएगा, ये लगाएगा तो बोलो क्या F2 हो जाएगा क्या? मैं तो कह रहा हूं एक और ले लो m3, क्या ये भी लगाएगा क्या? ये लगाएगा तो ये क्या हो गया? F3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर किसी एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे इस m पे ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो सभी का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है सिंपली F नेट बराबर F1 plus F2 plus F3. Net force on a mass due to all the other masses is the vector sum of the individual forces. This is principle of superposition. हाँ डेफिनेटली भाई, वो सारी बातें सबके लिए वैलिड हैं। अच्छा ये बता बच्चे, M2 कितना फोर्स लगा रहा है अभी? F2। मैं कह रहा हूं अगर मैं M1 और M3 को हटा दूं, अभी भी जो M2 के द्वारा लगने वाला फोर्स है वो क्या रहेगा? F2। वो सबके लिए वैलिड है जो बात है, वो तो प्रैक्टिकल है ना। दो चीजों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो फिक्स है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा M1 है M2 है कुछ जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोल बोल। हाँ लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? 100% लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? M1 M2 के ऊपर क्यों नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। M2 M1 के ऊपर भी लगाएगा। हम एक पार्टिकल की बात करें अभी, सब एक दूसरे पे लगाएंगे? 100% लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ डेफिनेटली M1 M2 पे लगाएगा, M2 M1 पे लगाएगा, M1 पे M भी लगाएगा, सब जो सारे फोर्सेस लगेंगे। मैंने अभी एक पार्टिकल को पकड़ के उसका एनालिसिस करा है, मैंने M का एनालिसिस करा है कि भाई M पे M1 फोर्स लगा रहा है, M2 लगा रहा है, M3 लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप तीनों के द्वारा लगाया गया फोर्स कैलकुलेट कर लो और फिर आपको नेट फोर्स निकालना है तो उनका क्या कर दो? वेक्टर समेशन। और उससे पहले जो मैंने एक बात लिखाई थी वो ये लिखाई थी कि भैया जो ये F1 फोर्स है इसका अदर मासेस की प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ रहा। ये अगर अभी F1 है तो अगर मैं यहाँ पे M2 और M3 को लाके खड़ा कर दूं तो अभी भी ये वाला फोर्स तो कितना रहेगा? F1। लेकिन वो बात अलग है कि अब इस M पे केवल F1 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? F2 भी लगेगा, F3 भी लगेगा। अरे नहीं आया, समझ में आ गया? बहुत टफ बता दिया क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ डेफिनेटली हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली अगर बात करें तो अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है। कहां तक जो एक्सटेंड करती है? अप टू इन्फिनिटी। लेकिन पक्की बात है इन्फिनिटी पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? नेग्लिजिबल, बहुत हल्की पड़ जाती है। इन्फिनिटी पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या पड़ जाती है? बहुत हल्की, कमजोर पड़ जाती है। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चंस का लेवल देखो क्या रहेगा। जैसे सपोज करो, क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमसे एक चीज और पूछ लेता हूं। मान लो ये कोई एक m मास का पार्टिकल होता, इस पे कोई दो दूसरे पार्टिकल्स होते, मान लो एक फोर्स लगा रहा होता F1 और एक फोर्स लगा रहा होता F2, तो क्या रिजल्टेंट फोर्स में इस पे पूछता तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होता क्या? अब सपोज कर अगर मैं तुम्हें बोल देता कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 इज सेम, तो क्या नेट फोर्स के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? याद है क्या?
2a cos थीटा बाय 2। अब वेक्टर्स चालू हो गया। अब सही मायने में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अब अगली जो क्लास है, या मान लो ये वाली जो क्लास अभी चलने वाली है, ये पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है बोलिए? वेक्टर्स। तो बोलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते थे क्या होता था? 2a cos थीटा बाय 2। अरे भैया आया। अब थीटा तुम्हें देता जाऊंगा, क्या तुम नेट फोर्स बताते जाओगे? जैसे मान ले अगर थीटा 0 देता, बोल नेट फोर्स क्या हो जाता? अरे क्या 2f हो जाता? अगर थीटा 90 देता, नेट फोर्स क्या हो जाता? 0 हो जाता। शाबाश। क्या हो जाता? √2f। अरे शर्म आती है नहीं आती है? अरे भाई ये f तो रिजल्टेंट 0। कितना आएगा रिजल्टेंट? √2f। अरे ये तो बसा हुआ है दिमाग में। एफ तो रिजल्टेंट क्या आएगा? √2f। सोचना पड़ता है क्या इसमें भी? थीटा 120 तो बोल कितना आएगा? कितना आएगा? सब भूल गए। भगवान भरोसे है तुम्हारी नैया। कितना आएगा? एफ। कितना आएगा? एफ। याद कर वेक्टर्स चैप्टर। अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते थे और उनके बीच में एंगल क्या होता था? 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आता था? सेम आता था। कुछ याद है? वंस अपॉन अ टाइम इन ऑनलाइन क्लासेस। वेक्टर्स तो ऑफलाइन में पढ़ाया था शायद। वेक्टर्स ऑनलाइन में था ऑफलाइन में था? ऑफलाइन में। अच्छा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है, अब सब याद आ गया? थोड़ी देर में याद आता है। अरे ये सब बातें क्या मैं पढ़ा चुका हूं नहीं पढ़ा चुका? ईमानदारी से बताओ। अब क्वेश्चन का लेवल यही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत भारी पड़ने वाला है। भाई लेवल क्वेश्चन का यही रहेगा। यहाँ पे मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार देख, ये एक मास है, ये दूसरा मास, ये तीसरा मास। तो ये जो मास है इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। बता इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना आना चाहिए। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? 2a cos थीटा बाई 2। थीटा 0 तो देख पुट करना है तुम्हें बस केवल। थीटा 0 तो 2f, 90 तो 45, 45 इज 1/√2, √2f। 120, 60, 60 इज हाफ f। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये तो बिल्कुल यार हो गया। चलें आगे। क्वेश्चन दे दूं? पहले भगवान का नाम ले लूं? अरे राधे राधे भी कह रहे हैं कि भाई क्या करें तुम्हारा। तुम तो दिमाग से बिल्कुल आधे आधे। चलिए तो देखें ध्यान से। ये स्क्वायर है, इसकी वर्टिसेस पे चार पार्टिकल्स रखे हैं, एम एम एम। ए बी सी डी। क्या करेगा? मैं कह रहा हूं प्लेट है चाहे फ्रेम है, उससे तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुझे मास किसका दिया है मैंने? पार्टिकल्स का। अब मैं तो कह रहा हूं ये स्क्वायर प्लेट हो, फ्रेम हो, कुछ भी हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है? नेट फोर्स ऑन ए बताओ। करने से पहले मुझे बता दो ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? क्या ये लगाएगा? क्या ये लगाएगा? ये लगाएगा। तो तीन फोर्सेस है, तुम्हें तीनों को बस ऐड करना है। वेक्टर्स का क्वेश्चन है, तीन फोर्सेस हैं, तुम्हें रिजल्टेंट बताना है। भाई पेन चला ले यार। अरे पेन चला ले भाई। फोर्स 2√2 है। कोई जी नहीं, कोई एम नहीं है? मैंने तो भगवान का नाम भी ले लिया था। क्या बोल रहा है? गलत। 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 देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वेक्टर साइड नहीं हो रहे तुम लोगों से। ये हाल है तुम्हारा। शाबाश, 2a²। शाबाश, वेरी गुड।
मतलब तुमको 3 फोर्स ऐड करने हैं। वेक्टर्स का क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें कि ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है और ये तीसरा फोर्स है। 3 फोर्स तुम्हें ऐड करने हैं। और बातें तुम जो है अबे जी, तेरा जी नहीं आ रहा तेरा। जी तो रहेगा ना फॉर्मूले में भाई। तू जी को ही भूल जाता है। पार्ले जी खाता है ना। 2√2, हाँ 2√2 +1। हाँ 2√2 +1 GM² अपॉन 2A²। चलो भैया, आ जाओ महान लोगों। देखो कैसे काम चलेगा भाई, कर क्या रहे हो तुम लोग हैं? अचीवर की तैयारी कर रहे हो? चलो शॉर्ट तरीका बताऊं लॉन्ग बताऊं? शॉर्ट बताऊं? चलो ये बताओ, क्या ये इस पे F फोर्स लगाएगा क्या? और अगर तू बोले तो F किसके बराबर हो गया बोल? GM² अपॉन A²। क्या लॉजिकल है क्या? अच्छा क्या ये भी इस पे F फोर्स लगाएगा क्या? अरे बोल भाई, क्या ये भी F लगाएगा? GM² अपॉन A²। अब इनके बीच में दूरी A है या √2A है? अगर दूरी A से हो गई √2A तो फोर्स F से कितना हो जाएगा? F/2। भाई फोर्स F से कितना हो जाएगा? F/2। क्या पढ़ाया था? इफ R गेट्स डबल्ड फोर्स रिमेन्स 1/4। तो R अगर इनके बीच में पहले दूरी A थी, अभी √2A हो गई, भाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो पहले इनके बीच में दूरी A थी, अभी कितनी हो गई? √2 टाइम्स। तो √2 टाइम्स हो गई तो फोर्स कितना हो जाएगा? हाफ टाइम्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो अगर R √2 टाइम्स हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स। हाफ टाइम्स मतलब अगर ये F तो ये कितना हो जाएगा? F/2। नहीं आया? कितना हो जाएगा? F/2। तो देख इनको ज्वाइन करने वाली है जो लाइन है। अच्छा ये तो सबको समझ में आता है ना, अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, बी वाला भी पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा और सी वाला पार्टिकल भी अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वैल्यू बोल कितनी? F/2। तो मैं F/2 मैंने लिखा, समझ में आया क्या? भाई ए की जगह हो गई सर दूरी √2 है, तो इफ आर बिकम्स √2 टाइम्स फोर्स बिकम्स हाफ टाइम्स। तो क्या ये F/2 हो जाएगा क्या? अब देख मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ये है F F और इसी डायरेक्शन में क्या है बोल? F/2। क्या इन F और F को तू ऐड कर सकता है क्या? क्या √2F आ जाएगा क्या? और उसका वही डायरेक्शन आएगा जो F/2 का है? सेम आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इनके बिल्कुल बीचों बीच लाया करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो बीचों बीच लाया करेगा मतलब 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब डायगोनल के अलोंग इनका रिजल्टेंट क्या करेगा? लाए। तो बच्चे इनका रिजल्टेंट F और F का रिजल्टेंट बोल कितना हो जाएगा? √2F। क्या मैंने सही लिखा है क्या? अब तू इनको तो भूल जा, F और F को तो भूल जा, इन दोनों का तूने रिजल्टेंट निकाल लिया, कितना आ गया बेटा बोल? √2F। तो मुझे बता रिजल्टेंट फोर्स क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? सेम डायरेक्शन का डायरेक्टली ऐड कर दूं क्या? अरे पढ़ा है ना। तो बोलो भाई एफ नेट मेरे हिसाब से तो हो गया √2F प्लस F/2। बोल बच्चे समझ में आया क्या? तो ध्यान से देख क्या बन गया, 2√2 + 1/2 इंटू एफ। क्या सही लिखा है क्या मैंने 2 एलसीएम ले लिया, तो 2√2 + 1/2 इंटू एफ। और क्या तू एफ की वैल्यू जानता है क्या? कितना है एफ बोल? GM² अपॉन A²। तो 2√2 + 1/2 GM² अपॉन A²। दिस इज द सॉल्यूशन। अब तुम खुद मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन वेक्टर्स का क्वेश्चन है या नहीं है? ईमानदारी से अपने मतलब बिल्कुल अपने मन से पूछ के बताओ, क्या ये क्वेश्चन वेक्टर्स का है या नहीं है? क्या इसमें मैंने कुछ ग्रेविटेशन का तुम्हें बताया क्या? क्या GM1m2/r² फॉर्मूला तुम्हें बचपन से नहीं आता क्या? तो बच्चे फिर मतलब बताओ और क्या कर सकते हैं फिर? भाई फॉर्मूला तुम्हें पता है, वेक्टर्स तुम्हें पढ़ा के आए हैं, पूरा स्पेसिफिकली तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़ाया, वेक्टर्स पढ़ाया, इसीलिए तो पढ़ाया था भाई कि आगे आने वाले चैप्टर्स में जब जरूरत पड़े तो आप मेरी शक्ल देखो। इसलिए तो पढ़ाया था। क्यों भाई विमल?
आ गया था तुम्हारा आंसर? बोल भाई। नहीं आया था? आना चाहिए था ना। अब अगला क्वेश्चन दूंगा, हो जाएगा? हैं? घर से? अभी क्लास में ही करो तुम। घर वर पे कुछ नहीं हो रहा तुमसे। पढ़ाई करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करो तो चीजें टफ थोड़ी है, ये सब बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें हैं। मतलब अभी तो मैंने कुछ तुम्हें ऐसा बोला ही नहीं, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा बोलता ही नहीं हूँ कि घोट लो। मतलब ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं यार। 90 डिग्री तो रिजल्टेंट ये होगा सारी, मतलब इतनी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। मतलब तुम्हारा जैसा बैच मतलब बड़ा वेरिएशन आ रहा है। अब मैंने देखना, मतलब मैंने तुमको बोला था कि मैंने जो है गर्ल्स बैच में अनाउंस किया था कि शाम वाला जो बॉयज बैच है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं तुम्हारे बैच में सही में अनाउंस कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब मैं ये नहीं कि सिर्फ जो है तुम्हें बोलने के लिए, बाकी सेम चीजें मैंने आज सुबह गर्ल्स बैच में बिल्कुल डिक्टो सारे क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डेटा वाइज सेम कराए थे मैंने। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स। सबने क्वेश्चन सही करा था। मतलब जितने लोग बोलते हैं, कुछ तो बिल्कुल मुंह ही नहीं खोलते, तो उसका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जितने लोग बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों की मुझे आवाज आई थी, ये क्वेश्चन कर दिया था, और विद इन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मुझे सॉल्व करके दे दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है। और यही चीज मैंने पहले उनके जो है बैच में बोली थी कि मतलब क्या शानदार बैच है शाम वाला, क्वेश्चन 2 खड़ाखड़ सॉल्व कर देता है। ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, तो मतलब मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, अपना फोकस पढ़ाई पे ही रखो। सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर कुछ बन नहीं पाए तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी पहले अच्छे से पढ़ाई करो, सब जो तुम चाहते हो ना सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो। अगर एक बार तुम क्वालिफाई कर गए, सब हो गया, तो वो सब अपने आप आती जाएंगी चीजें जो भी तुम चाहते हो। मैं सब जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, वो सब चीजें तुम्हारी ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। लेकिन अगर तुम नीट ही नहीं निकाल पाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो। देखो मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, मेहनत करो अपनी तरफ से, अपना 100% दो, फिर जो होगा देखी जाएगी। अपना 100% तो दो। मेरी गारंटी, अगर मैं पूछूं अभी आप सबसे कि यार बिल्कुल मतलब जो है अपने मन पे हाथ रख के बोलो कि हाँ यार मैं सर पूरा 100% देता हूँ, मेरा पूरी मतलब जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं मेरी मेहनत से सेटिस्फाइड हूँ, मतलब जो है मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, आई एम फुली सेटिस्फाइड, ऐसा एक बच्चा खड़ा हो जाए यहाँ पे, मैं गारंटी दे सकता हूँ एक बच्चा नहीं है आपके बैच में ऐसा। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अरे बताई तो बहुत कुछ थी भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 6 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एम 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 एम, यही करा दिया था। चलो तो देखते हैं। और बीच में सेंटर पे मैंने एक कैपिटल एम मास का पार्टिकल रख दिया। अरे ये 4 5 6 से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिर्फ मैंने नेमिंग करी है। मास सारे क्या हैं, एम ही है। ऐसा नहीं कि सर देखो ये 4m हो गया, भाई मास सारे जो हैं वो m हैं, वो मैंने सिर्फ नंबरिंग करी है। तो सारे मास m है बेटा, और सेंटर पे कैपिटल एम मास का पार्टिकल रख दिया। फर्स्ट पार्ट, ईमानदारी से, नेट फोर्स ऑन कैपिटल एम, नेट फोर्स ऑन कैपिटल एम, नेट फोर्स ऑन कैपिटल, अच्छा सारे कैपिटल एम दे दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको स्मॉल एम कर दो, इसको स्मॉल एम कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम, नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर, नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम क्या जाएगा? क्या सबको समझ में आता है? अरे भाई कितना सिंपल सी बात है। क्या ये वाला पार्टिकल, तुम बस ये समझ लो, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है क्या? तो 1 वाला क्या इस पे फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, 2 वाला अपनी तरफ लगाएगा, 3 वाला अपनी तरफ, 4 वाला अपनी तरफ, 5 वाला अपनी तरफ, 6 वाला अपनी तरफ। क्या सारे फोर्सेस इक्वल होंगे क्या? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है और सारे मासेस क्या हैं, सेम। तो बेटा देख, जी एम स्मॉल एम बाय ए स्क्वायर, जी एम स्मॉल एम बाय ए स्क्वायर, सारे फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो तुम वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हो। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे?
वेक्टर्स की प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद हो तो इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल्स ऑफ सेपरेशन देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर। याद है? ये सारे वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सभी के बीच में एंगल है 60 60 60 60 60, तो सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के, सबके बीच में एंगल सेम, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। तो बोलो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था इसका, नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम, आंसर लिख दो जीरो। नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम, आंसर लिख दो जीरो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। इफ mass at 1 is removed, if mass at 1 is removed, जो 1 पे मास रखा था उसको हटा दिया, नेट फोर्स ऑन स्मॉल m, शाबाश। नेट भाई if 1 is removed, if 1 is removed, mass at 1 is removed, net force on small m, G कैपिटल M स्मॉल m बाय a स्क्वायर। क्या सबको समझ में आता है? पक्का? भाई जैसे ही तुम ये हटा दोगे, जैसे ही तुम ये हटा दोगे तो क्या ये वाला फोर्स लगना बंद हो जाएगा क्या बेटा? अब देख अभी भी क्या ये 6 और 3 बैलेंस हो रहे हैं, क्या 2 और 5 बैलेंस हो रहे हैं, नेट फोर्स क्या रह जाएगा? 4। भाई ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, क्या बच जाएगा? 4। और 4 वाला फोर्स कितना हो जाएगा? जी एम स्मॉल m बाय a स्क्वायर। अच्छा ये दूरी a होगी, सबको समझ में आता है ना? रेगुलर हेक्सागन तो क्या ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते थे क्या? तो भाई लिख लो आंसर जी एम स्क्वायर, जी एम एम बाय ए स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन भी दिख रहा है क्या? अलोंग O4 हो जाएगा क्या? डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग O4। क्या सही बात है क्या? तो जी एम एम बाय ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग O4। चलो लास्ट पार्ट, इफ particle at 1 and 3 is removed, if particle at 1 and 3 are removed, 1 और 3 पे 1 के साथ साथ तीसरे वाले को भी हटा दिया, नेट फोर्स ऑन स्मॉल m। क्वेश्चन है इफ 1 and 3 आर रिमूव्ड, इफ 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 1 and 3 आर, मैंने क्या बोला था? 1 and 3 आर रिमूव्ड, 1 and 3 आर रिमूव्ड, नेट फोर्स ऑन स्मॉल m, क्या F आ जाएगा क्या? एंगल 120 बन जाएगा। कितना एंगल बन जाएगा? 120। देख क्या क्वेश्चन है, सर आपने इसको भी हटा दिया, मतलब ये फोर्स भी लगना बंद हो जाएगा, मतलब अभी भी सर क्या 2 और 5 तो कैंसिल हो जाएंगे क्या? अरे भाई 2 और 5 तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। लेकिन अनबैलेंस्ड कौन रह जाएगा? ये और ये। अरे रह जाएगा क्या? अब ये भी जी एम स्क्वायर, जी एम एम बाय ए स्क्वायर, ये भी जी एम एम बाय ए स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। भाई ये 60, ये 60, तो ये भी 60। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड 120 डिग्री के एंगल पे, क्या रिजल्टेंट सेम ही आ जाता है क्या? तो बोल रिजल्टेंट भी कितना आ जाएगा? F, दैट इज जी एम एम बाय ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग O5, अलोंग O5। क्या तुम्हें समझ में आया? पक्का? तो फर्स्ट का आंसर क्या था? 0, सेकंड का आंसर था जी एम एम बाय ए स्क्वायर, क्या आखिरी का आंसर भी जी एम एम बाय ए स्क्वायर ही है? अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, वो तुम घर से करके लेके आना। नेट फोर्स ऑन स्मॉल m, नेट फोर्स ऑन स्मॉल m। हाँ मासेस हैं बेटा, कैपिटल M, कैपिटल 2M, कैपिटल 3M, कैपिटल 4M। साइड A ले लो बेटा, साइड A ले लो, M, 2M, 3M, 4M। सर के बाद आंसर भी बोलना होता है, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए बच्चों थोड़ी सी मेहनत करते रहो ईमानदारी से। अच्छा एक चीज और, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपका जो सैटरडे है, सैटरडे को जो आपका सुबह ऑनलाइन सेशन जो होता है,
उसमें हम लोग आपका रोटेशनल का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना पूरा मॉड्यूल रोटेशनल का अपने एंड पे कंप्लीट रखें। सैटरडे वाली जो सुबह ऑनलाइन डाउट सेशन होता है उसमें हम डिस्कशन रोटेशन का करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन शाम को सेशन रहेगा, मैं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन जो मैं मॉड्यूल डिस्कशन करूंगा मैं वो ऑनलाइन वाले सेशन में करूंगा। बाकी डेफिनेटली शाम को ऑफलाइन सेशन रहेगा, लेकिन डिस्कशन जो होगा वो ऑनलाइन सेशन में होगा। नहीं नहीं, क्लास नहीं होती। अरे डाउट शाम को सैटरडे को कोई क्लास व्लास नहीं है, डाउट काउंटर होता है बेसिकली। मैं रहूंगा, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो तुम मुझसे आके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए यहीं पे बच्चों जो ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं वो भी इस चीज को नोट कर लें कि सैटरडे को आपका जो मॉर्निंग वाला सेशन होगा, जो भी टाइम आएगा आपको पता लग जाएगा, उसमें मैं रोटेशनल का पूरा मॉड्यूल डिस्कस करूंगा। तो आप अपने एंड पे कंप्लीट रखें। ओके बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।